नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। क्योंकि पेरिस ओलंपिक की बात विक्रम टॉक्स के साथ गुस्सा है पेरिस ओलंपिक के ऑफिशियल्स को लेके। क्योंकि जिस तरीके से बीती रात हम ये कह सकते हैं कि आज की सुबह जब रात को लगभग 12:30 बजे मैच हो रहा था निशांत का, तो मैं भी देख रहा था उस मैच को। पर्सनली मैं इस चीज़ को तो कह सकता हूँ, निशांत जिस तरीके से पंचिंग कर रहे थे और जिस तरीके से जो वैसे सेकंड नंबर सीडेड जो खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से पंचिंग कर रहे थे, ये उम्मीद नहीं थी कि निशांत को हरा दिया जाए। लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट आया ना, तो 4-1 का डिसीजन था ऑफिशियल्स का। मतलब 4 जो जजेस थे, उन्होंने माना कि वो निशांत से बेहतर पंचिंग सामने वाले ने की है। लेकिन अगर आप मैच को जाके रिवर्स करके देखिए ना, कई जो हम कह सकते हैं बॉक्सिंग के पंडित हैं या जो बहुत से उस समय जो कमेंटेटर थे, वो भी खुद ये कह रहे थे कि ये विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर इतना गलत कैसे कोई निर्णय हो सकता है। चलिए, उससे हम अभी उभरे ही नहीं थे कि आज हॉकी, हालांकि अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उसने आज ग्रेट ब्रिटेन को बहुत ही शानदार, जो हम कह सकते हैं कि पेनाल्टी शूटआउट जो हुआ उसमें बहुत शानदार तरीके से 4-2 से हराया। लेकिन इस मैच में भी ऑफिशियल ने बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं यूरोपियन वर्सेस एशिया की कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। ग्रेट ब्रिटेन जो कि वर्ल्ड नंबर 2 टीम थी, इंडिया के साथ आज उसका क्वार्टर फाइनल मैच था। मैच में भी किसी तरीके से पहला हाफ ही बीता था। दूसरे हाफ में अमित रोहिदास, जो कि भारतीय टीम के बहुत शानदार डिफेंडर हैं, और हम ये कह सकते हैं जब पेनल्टी कॉर्नर सामने वाली टीम लेती है, तो फर्स्ट रशर में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अमित रोहिदास है। वो दौड़ रहे थे, उनकी स्टिक गलती से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी को लग जाती है नाक पे और वो गिरते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात थी कि कोई गंभीर चोट नहीं लगती। उसके बाद जब मैच के जो अंपायर थे, उन्होंने रेफरी से पूछा कि इस पे क्या है, उन्होंने एक जजमेंटल के लिए पूछा कि क्या, क्योंकि आपको बता दें, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है और वो रेड कार्ड दिया जाता है। क्योंकि ये जेंटलमैन गेम से भी ज़्यादा जेंटलमैन है हॉकी के नियम। तो ऐसे में जब रेफरी ने देखा तो स्टिक साफ दिख रहा था कि अमित रोहिदास का ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि वो इंजर्ट करना चाहते हैं खिलाड़ी को। क्योंकि वो रन कर रहे थे, बॉल उनके आगे थी, स्टिक ऊपर होती है और गलती से वो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी को लग जाती है। लेकिन रेफरी ने सीधे सीधे रेड कार्ड के लिए ऑफिशियल्स को कहा, मतलब जो फील्ड अंपायर थे। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। आप ग्रीन कार्ड भी दे सकते थे और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप येलो कार्ड दे सकते थे। 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का आप उनको बेंच पे बैठा सकते थे। लेकिन रेड कार्ड, वो भी पेरिस ओलंपिक का पहला हॉकी का रेड कार्ड भारत के खिलाफ, इतने अहम मैच में जहां साख दांव पे थी। और अगर आप सोचिए, एक खिलाड़ी हटना हॉकी जैसे गेम में कितनी बड़ी बात है। आप तो ये देखते होंगे जब मैच के अंतिम समय में चल रहा होता है, जो टीम पीछे चल रही है तो गोलकीपर हटा के खिलाड़ी एक्स्ट्रा ले आता है, और ऐसे में अमित रोहदास को रेड कार्ड देना कितना बड़ा, मतलब जुल्म है। शायद आपको अगर लगता है कि है, अगर आपके हॉकी के प्रेमी नहीं भी है तो जाके उस चीज़ को देखिए, और अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आके हमें साथ शेयर कीजिए अपने व्यूज़। क्योंकि जिस तरीके से रेड कार्ड दिया गया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि उस समय कमेंटेटर जुगराज भी बैठे हुए थे, जो कि महान भारतीय हॉकी प्लेयर हैं और इस समय अपनी सेवाएं पुलिस में दे रहे हैं, वो भी एज ए कमेंटेटर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा इतना हार्श फैसला नहीं हो सकता, वो भी क्वार्टर फाइनल जैसे अहम मैच में। ये ग्रुप मैच नहीं है, यहाँ पे आप कैसे उस खिलाड़ी को रेड कार्ड दे रहे हैं जिसने कोई भी चीज जानबूझ के नहीं की। गलती हो गई, होने की सजा आप येलो कार्ड दे सकते थे, ग्रीन कार्ड भी चलिए, आप 2 मिनट की जगह येलो कार्ड 5 मिनट का दे सकते थे। लेकिन रेड कार्ड देना बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि एक तरह से साफ साजिश दिख रही थी कि भारत को हराना है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को आगे ले जाना है। लेकिन कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो ईश्वर भी और भगवान भी आपका साथ देता है। तो टीम का साथ दिया। 10 खिलाड़ियों से टीम इंडिया ने शानदार डिफेंस किया। आप ये सोचिए, 22 से ज़्यादा पेनिट्रेशन किए थे डी के अंदर, मतलब गोल के पास। श्रीजेश के लिए तालियां, जिस तरीके से वो दीवार बन के खड़े हो गए, आज बॉल को उन्होंने जान दिया। और वही दीवार फिर जब पेनल्टी, क्योंकि 1-1 की गोल पे बराबरी पे छूटा था, जो नॉर्मल टाइम था, उसके बाद 1 घंटे का जो टाइम था, उसके बाद पेनल्टी
शूट आउट में 4-2 यानी 2 गोल श्रीजेश ने बचा के भारत को पहुंचा दिया सेमीफाइनल में। तो उम्मीद करेंगे इस बार भारतीय टीम, पिछली बार तो सेमीफाइनल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार के ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, लेकिन इस बार हम उम्मीद करेंगे कि वो सेमीफाइनल जीते और सिल्वर को पक्का करे। और आपको बता दें कि जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच आज रात को मैच है, जो उसमें से जीतेगा उसके साथ भारत का मैच होगा सेमीफाइनल में। तो उसके बारे में तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन आज लक्ष्य से हमें उम्मीद थी कि आज वो मेडल तो पक्का करेंगे ही करेंगे, लेकिन फाइनल में पहुंचेंगे और सिल्वर मेडल तो पक्का समझ के चल रहे थे हम। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छा की लक्ष्य सेन ने। वर्ल्ड नंबर 2 पिछले बार टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर उनके सामने थे, डेनमार्क के खिलाड़ी। शुरुआत बहुत अच्छी, मतलब पहला सेट में भी आप 15-10 से आगे थे, लेकिन वहाँ से जिस तरीके से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज थकावट वाली लगी, वहाँ से 15, सोचिए आप 15-10 से उस समय 5 पॉइंट की बढ़त ले चुके थे और एक समय तो 3 गेम पॉइंट भी थे मतलब उस सेट को जीतने के, लेकिन वो लूज़ करते हैं और पहला सेट 22-20 से हारते हैं और दूसरे सेट में तो 7-0 की अहम बढ़त लक्ष्य सेन को मिल चुकी थी। 7-0, आप सोचिए 21 पॉइंट का गेम होता है शुरुआत में और वहाँ पे 7-0 की। लेकिन फिर से विक्टर ने शानदार स्मैश शॉट, ड्रॉप शॉट इतने बेहतरीन खेले और अनफोर्स्ड एरर कराए लक्ष्य से, जिसके चलते दूसरा सेट भी 15 तक जाते जाते लक्ष्य सेन हार गए, क्योंकि एक बार उन्होंने बढ़त बनाई तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और साथ ही वो दूसरी बार अपने गोल्ड के लिए अब लड़ेंगे फाइनल में। लेकिन वहीं अब लक्ष्य सेन हारने के साथ ब्रॉन्ज मेडल का भी हमारे पास मौका है। लड़े जम के लक्ष्य सेन कह सकते हैं कि, लेकिन एक्सपीरियंस दिखाया विक्टर ने। और लेकिन लक्ष्य सेन की पहला ही ओलंपिक और पहले ओलंपिक में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए सैल्यूट तो बनता ही है। साथ ही साथ उम्मीद करेंगे कि वो ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेके आएँ, क्योंकि जितनी कड़ी मेहनत की है उसका इनाम ये तो बनता है कि उनके गले में मेडल ओलंपिक का जरूर डाला जाए और तिरंगा वहाँ फिर से लहराए। ऐसे में यहाँ पे एक जो बड़ा झटका लगा था, उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया लवलीना बोर्गिना का। जी हाँ, पिछली बार की टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना का मुकाबला चाइना की नंबर 1 खिलाड़ी से पड़ा था। एक तरह से हम कह दें कि चाइनीज़ खिलाड़ी ने आज कहीं भी टिकने नहीं दिया, चाहे वो शॉट्स की बात करें या मुक्केबाजी में हम जो कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो चेहरे पे आपके पंचेस लैंड करने चाहिए वो पंचेस सही तरीके से लैंड किए लवलीना मैच में दिखे नहीं। 4-1 से यूनानिमस डिसीजन हुआ और चाइनीज़ खिलाड़ी के साथ हार के बॉक्सिंग में भारत की लगभग सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। तो ये बड़ा झटका है, क्योंकि 2008 में हमें विजेंदर ने मेडल दिलाया था, टोक्यो में लवलीना दिलाया था, मैरी कॉम उससे पहले दिला चुकी है। तो यहाँ से इस बार मेडल ना आना भारत के लिए बहुत बड़ी दुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि 3 का आंकड़ा भारत अब पार नहीं कर पाया है अभी तक। चौथे मेडल पे आके 3-3 लोग, चाहे वो हम बात करें, हमने देखा है कि शूटिंग में हमने चूंकि मनु भाकर चौथे नंबर पे रहीं, आर्चरी में चौथे नंबर पे रहे, तो चौथे नंबर तो इस बार कई सारे हैं। लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि हॉकी लक्ष्य सेन ये फ्लॉप ना, और नीरज चोपड़ा का मुकाबला आने वाला है, वहाँ हम उम्मीद करेंगे कि गोल्ड का खाता जरूर खुल जाए। उम्मीद हमें अब हॉकी और नीरज से सबसे अधिक है कि गोल्ड का खाता जरूर खोलिए, क्योंकि अगर गोल्ड का खाता नहीं खुलेगा तो भारत के लिए ये ओलंपिक फिर कहीं ना कहीं, वैसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत जगह हम बहुत अच्छा, आर्चरी में हम पहली बार किसी मेडल मैच तक पहुंचे, चौथे नंबर पे रहे। फिर शूटिंग में हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि मनु भाकर पहली वो बनी है गर्ल जो उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल एक ही ओलंपिक में लिए। स्वप्निल ने जीता, लेकिन गोल्ड लाना है और अभी तक भारत की झोली में एक भी सिल्वर भी नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि भारत के जो बचे हुए मैचेस हैं, बचे हुए जो खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि एथलेटिक्स अभी जस्ट शुरू हुई है। हालांकि एथलेटिक्स से भी हमें बहुत अच्छी खबर नहीं मिली। तेजिंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, पारुल क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्कीटिंग में इस बार हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले जो एथलेटिक्स में 4x400 मीटर्स में हमारी जो टीम है वो भाग लेगी। उसके बाद हमारी टीम नीरज चोपड़ा हैं, वहाँ हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो उम्मीद करेंगे वहाँ पे हमें ज़रूर मेडल मिले, क्योंकि अभी वेट लिफ्टिंग भी है। तो ये ऐसे कुछ अभी गेम्स बचे हैं जहाँ पे भारत का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और मेडल की उम्मीदें हैं। तो होप बनाए रखिए, लेकिन जिस तरीके से चीटिंग हो रही है ना भारत को लेके, वो शायद बेहद ही हम कह सकते हैं शर्मिंदा करने वाला है। और उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय गवर्नमेंट जरूर इस पे बात करनी चाहिए और लीगल अपना
जो वो है उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो देखते रहिए, बने रहिए विक्रम टॉक्स।